हाँ जी, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम जीएसटी बेसिक कोर्स के लेवल 2 में बैंकिंग सीखने वाले हैं। आपका गेटवे ऑफ टैली के ऊपर यूटिलिटी सेक्शन के अंदर बैंकिंग फीचर अवेलेबल है। आइए एक्सप्लोर करते हैं इस बैंकिंग फीचर में क्या क्या फैसिलिटीज हमें दी गई। सबसे पहले है चेक प्रिंटिंग। चेक प्रिंटिंग का मतलब कि हम टैली की मदद से प्रिंटेड चेक्स इशू कर सकते हैं। जो चेकबुक हमें हमारा बैंक इशू करता है उसमें हम हाथ से पार्टी का नाम, अमाउंट, फिगर्स लिख के वो इशू करते हैं साइन करके। साइन को छोड़ के बाकी भी जो चीजें आप पेन से करते हैं वो सब कुछ टैली से फिल की जा सकती है चेक प्रिंटिंग फीचर के द्वारा। तो टैली में चेक प्रिंटिंग कैसे अवेलेबल होता है वो हम देखते हैं पहले। देखिए, आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में ऑल्टर में जाके आपका जो बैंक का लेजर है उसको ऑल्टर करना है। बैंक लेजर ऑल्टर करेंगे तो यहाँ देखिए आपको ये सारे डिटेल्स फिल करने हैं। यहाँ पे स्विफ्ट कोड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए होता है, उसको हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए नीचे का ऑप्शन है एनेबल चेक प्रिंटिंग, इसको हमने यस किया है। अब सेट ऑल्टर प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आप जाके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो चेकबुक आपको आपके बैंक ने दी है वो कौन से वाली है। यहाँ आपको सभी चेक्स के फॉर्मेट्स दिखाई देंगे। यहाँ देखिए कोटक बैंक के लिए करीबन 7-8 फॉर्मेट्स दिए गए हैं। इसको मैं स्क्रॉल करके दिखाऊंगा तो आपको हर फॉर्मेट चेंज होने के साथ वो चेक चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन आपकी लाइसेंस टैली में काम करेगी। अगर आप एजुकेशनल मोड पे हैं तो ये आपको नहीं दिखाएगा इस टाइप से आपके चेक्स का प्रीव्यू। आपको एक काम करना है, अपनी चेकबुक निकालिए और कंपेयर कीजिए कि आपकी चेकबुक कौन से वाले फॉर्मेट से मैच कर रही है। जो आपका फॉर्मेट इससे मैच कर रहा है उसे सिलेक्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए। ये एंटर करते ही देखिए कितना बड़ा फॉर्म था जो टैली ने आपको इंस्टेंटली फिल करके दे दिया। आप कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कीजिए, ये सारा फॉर्म उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए फिल हो जाएगा। इसको गौर से देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। इसके अंदर आपके चेक की डायमेंशंस दी गई हैं। इसमें आपकी हर वो चीज जो लिखी जानी है उसका डिस्टेंस लेफ्ट एज और टॉप एज से दिया गया है। पार्टी का नाम कहाँ से लिखना शुरू करें, टॉप से कितनी दूरी पे और लेफ्ट से कितनी दूरी पे, अमाउंट इन वर्ड्स कहाँ लिखें, अमाउंट इन फिगर्स कहाँ लिखें, ये सारे ऑप्शंस अगर आपको एक एक स्केल उठा के मापना पड़े तो ये बड़ी ही लेबर का काम होता है। बट जब से ये टैली ने फैसिलिटी दिया है तो आज की डेट में टैली की तरफ से करीबन 500-600 बैंक्स और हर बैंक के 3-3, 4-4, 5-5 फॉर्मेट्स आपको प्री डिफाइंड इसके अंदर स्टोर करके दे दिए गए। ठीक है। तो जैसे ही आप लाइसेंस खरीदते हैं उसके बाद आपको इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है। तो ये आपने सिलेक्ट किया और देखो ये फिल होके आ गया। अब ये लास्ट में देखिए आपसे पूछ रहा है प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेक। कई बार हमारे पास ऐसी चेकबुक होती है जिसपे बैंक की तरफ से हमारी कंपनी का नाम प्रिंट करके नहीं दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारी फर्म का नाम, हमारी कंपनी का नाम टैली ही प्रिंट कर दे। तो आप यहाँ पे प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेक भी यस कर सकते हैं। जब आप इसको यस करेंगे तो देखिए इनके डायमेंशंस भी इसने ऑटो फिल कर दिए। ये आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपकी जो चेकबुक है उस पे साइन करने के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं। एक अकेले आदमी के साइन होते हैं या 2 लोगों के साइन होते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
कि ये जो फर्म है इस पे जो साइन करते हैं उनकी सैल्यूटेशन क्या है। आप यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी भी टाइप कर सकते हो, पार्टनर भी टाइप कर सकते हो, डायरेक्टर भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। और अकेला ही पर्सन है तो आप प्रोप्राइटर भी टाइप कर सकते हो, ठीक। अगर आपका एक ही बंदा है साइन करने वाला तो सैल्यूटेशन ऑफ फर्स्ट सिग्नेटरी में लिखना है, सेकंड में कुछ नहीं लिखना, ठीक है। और इस तरीके से ये सब फिल होने के बाद आप ऑल्ट पी करके इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। देखिए वो आपको बता रहा है कि मैं इस तरीके से चीजें छापूंगा। इसमें वो अकाउंट पे भी छापेगा, डेट छापेगा, DDMM YYYY फॉर्मेट में, पार्टी का नाम, अमाउंट इन फिगर्स एंड वर्ड्स, और आपकी कंपनी का नाम, और सैल्यूटेशन, जो व्यक्ति इस चेक को साइन करेगा उसकी सैल्यूटेशन लिखी गई है। अब इतना काम टैली हमें करके दे देगी तो हम इसको साइन करके हैंडओवर कर देंगे पार्टी को। हर चेक में यही डिटेल्स फिल करने होते हैं, बट हर चेक के अंदर डायमेंशंस 1 mm 2 mm 4 mm से थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाते हैं। तो टैली ने आपकी वो मेहनत बचा दी है प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स सेव करा के, ठीक है। तो आपका काफी समय सेव होता है। मान लो यहाँ पे आप हमारा जो चेक है उससे मैच ना करे, हमने जो सिलेक्ट किया वो डायमेंशंस। तो वहां पे आपको एक ऑप्शन यूजर डिफाइंड फॉर्मेट का दिया गया है। आप खुद डायमेंशंस माप के डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको जो फॉर्मेट टैली ने दिया है वो सूट नहीं कर रहा तो आप मैनुअल एंट्री करके भी वो फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रीव्यू हुआ, इसको आप एक प्रिंट आउट देके चेक कर लीजिए कि सही आया कि नहीं आया। फिलहाल प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है इसलिए वो कमांड पेंडिंग में चला गया है, ओके। ये सेटिंग्स करके आप इसको सेव कर सकते हैं। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो मैं जवाब दे दूं। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर इनमें से कोई भी चेक आपका नहीं है तो आप यूजर डिफाइंड में चले जाइए। यूजर डिफाइंड में जाके अपने हाथ से मैनुअली टाइप करके चेंज कर लीजिए। ये ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको अपना काम रोकने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत, आधा घंटा पौना घंटा आपको लग जाएगा एक चेक कॉन्फ़िगर करने में। उसको यहाँ से आप कॉन्फ़िगर करके सेट कर सकते हैं। एक बार सेटिंग सेव हो गए तो फिर कोई समस्या नहीं, ठीक है। आपने देखा कॉन्टैक्ट के कितने फॉर्मेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो प्री डिफाइंड है, ठीक है। अब अगर हम एक बार ये चेक करें कि टैली में बैंक्स की लिस्ट कितनी बड़ी है, देखो 600 प्लस बैंक्स हैं। देखिए ये जो लिस्ट ऑफ बैंक्स दिखाई दे रही है इसमें 234 तो ऊपर की तरफ एरो दिखा रहा है कि 234 और हैं, और नीचे की तरफ एरो दिखा रहा है 356 और हैं, ठीक है। लगभग 550 550 तो यही हो गया, और जो सामने है वो भी ऐड होगा उसमें। इस तरीके से टैली 600 से ज्यादा बैंक्स में 5 5 फॉर्मेट भी अगर सभी में दे रखे हों तो 3000 टाइप के चेक्स की फॉर्मेट प्री डिफाइंड टैली में सेव्ड मिलती है आपको। और उसके बाद भी यूजर कस्टमाइज फॉर्मेट अवेलेबल है, आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ हमने कोटक महिंद्रा लिया और यहाँ पे हमने हमारे हिसाब का फॉर्मेट पसंद कर लिया। तो मेरा कौन सा फॉर्मेट है, ये 7 नंबर फॉर्मेट है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इस चीज को सेव कर दीजिए Ctrl+A करके, ठीक है। अब देखिए हम बैंकिंग में चलते हैं, चेक प्रिंटिंग में जाते हैं और इसको बताते हैं कौन से वाले बैंक के लिए प्रिंट करना चाह रहा हूँ। कोटक बैंक के लिए। कोटक में जाने के बाद वो पीरियड वाइज हमारे से डेट्स पूछ रहा है। 1/4 से आज तक जो भी एंट्रीज हैं मुझे दिखाइए बैंकिंग में जो मैंने डाली।
ठीक है, अब ये पेमेंट हमने कर रखे हैं। बाई चांस ये जो एंट्रियां यहाँ डाली गई हैं वो चेक वाली एंट्री नहीं है, वो यूपीआई पेमेंट है या आईएमपीएस है, ठीक है। बट अब देखिए, मान लीजिए मैं इस वाली ट्रांजेक्शन का चेक प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करूंगा और प्रिंट दूंगा। तो वो हमारे से पूछ रहा है कि आपको चेक प्रिंट करना है। यहाँ देखिए, फेवरिंग नेम किसके नाम से होगा, चेक नंबर क्या है, इंस्ट्रूमेंट की डेट क्या है, अमाउंट क्या है। ये हमने प्रीव्यू देखा तो ये दिखा रहा है। देखिए, मैं इस तरीके से आपकी पार्टी के नाम से चेक प्रिंट करके दे दूंगा। ओके, अब इसको प्रिंटिंग देने से पहले आपको थोड़ा कॉन्फ़िगर करने की जरूरत पड़ती है। कॉन्फ़िगर में जाके ये देखिए, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। चेक किस तरीके से आपने प्लेस किया है, आप चेक को हॉरिजॉन्टली इनपुट दे रहे हैं या वर्टिकली दे रहे हैं। आमतौर पे वर्टिकली देना सुटेबल रहता है, क्योंकि चेक की लेंथ ज्यादा होती है वर्टिकली में। अगर आप हॉरिजॉन्टली चेक प्रिंटर में इंसर्ट करेंगे तो काफी अंदर तक हाथ डालना पड़ता है आपको प्रिंटर के, इसलिए आप वर्टिकल अलाइनमेंट लीजिए। और वर्टिकल में भी वर्टिकल सेंटर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उसकी जो ट्रे है जिसमें आप पेपर को लोड करेंगे, चेक को, उसको सेंटर में लाइए, दोनों तरफ से पुश करते हैं तो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाता है वो। वहां पे आपकी चेक को इंसर्ट कीजिए। चेक का वो वाला हिस्सा अंदर रखना है जो स्मूथ है। देखिए, आपके चेक की एक तरफ वो डॉटेड रहता है जहां से आप चेक को फाड़ते हैं, जहां से आप चेक को फाड़ते हैं वो स्मूथ नहीं होता, कई बार आड़ा टेढ़ा भी कट जाता है। वो वाला हिस्सा प्रिंटर के अंदर की तरफ नहीं डालना, प्रिंटर के अंदर की तरफ वो वाला हिस्सा डालना है जहां पे डेट लिखी रहती है, क्योंकि वो कॉर्नर जो है वो स्मूथ कॉर्नर रहता है, वो ब्लेड से काटा गया है, कटर से कटा हुआ स्मूथ कॉर्नर है। तो आप उसको इंसर्ट कीजिए, वहां से इंसर्ट करेंगे, ठीक है। वर्टिकल सेंटर कर दिया हमने, और प्रिंट फ्रॉम फ्रंट और रियर। कई पेपर प्रिंटर में इस तरीके से लोड होते हैं कि जो हिस्सा ऊपर की तरफ रहता है उस पर प्रिंटिंग आती है, और कई बारी जो नीचे की तरफ रहता है उस पर प्रिंटिंग आती है। जो ऊपर पे रखा है ऊपर प्रिंट आएगा तो उसको फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। और जो चेक उल्टा रखा है उस पर प्रिंटिंग उल्टी तरफ आएगी तो उसको रियर बोलते हैं। इस तरीके से वो आप सेट कर सकते हैं। ये आपकी प्रिंट सेटिंग्स हैं। यहाँ पे फ्रंट में ही चाहिए। किस प्रिंटर पे प्रिंट आउट दे रहे हैं, क्या आपको प्लेन पेपर पे चाहिए या प्री प्रिंटेड पे चाहिए, ठीक है। सेट प्रीव्यू एज डिफॉल्ट, प्रीव्यू दिखना चाहिए मुझे, और नंबर ऑफ कॉपीज कितनी, एक ही निकालना है, ठीक है। इन सेटिंग्स के साथ टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन आपके हाथ में है चेंज करना। पहला चेक आपको एज ए सैंपल ही प्रिंट करके देखना चाहिए। स्टार्टिंग सेटिंग के समय पे आपका एक आधा चेक खराब हो सकता है, ठीक है। इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। एक दो बारी उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। ये सेटिंग्स ओके करने के बाद एस्केप कीजिए, रिव्यू देखिए। अब देखिए ये कैसे आपको वर्टिकल सेंटर फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, और इसका आप जैसे ही प्रिंट आउट दे देंगे ये प्रिंट चला गया। और वो वाली ट्रांजेक्शन, जिस ट्रांजेक्शन का आपने प्रिंट आउट ले लिया है, वो इस लिस्ट में से गायब हो गई। अब वो टैली सॉल्यूशंस का 850 वाला ट्रांजेक्शन आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब अगर आप इंक्लूड प्रिंटेड करेंगे तो दिखेगा। टैली आपको रिमार्क्स दे देता है यहाँ पे कि आप कौन कौन से चेक की प्रिंटिंग की कमांड एक बार दे चुके हो। जो चेक आप प्रिंटिंग की कमांड दे चुके हैं वो लिस्ट में से हटा दिया जाता है, ओके। आप यदि चाहें तो आप मल्टीपल चेक की एक साथ प्रिंटिंग भी दे सकते हैं। आप अपनी चेकबुक जो है उसके बहुत सारे चेक्स काट के
एक साथ प्रिंटर में लोड कर दीजिए, और ये यहाँ पे आपने जो ट्रांजेक्शन सिलेक्ट कर दी, इन सब के लिए आप प्रिंट की कमांड देंगे। ये देखिए प्रीव्यू, ठीक है। तो इस तरीके से वो मल्टीपल चेक्स के लिए भी प्रिंटिंग का रिपोर्ट चला जाएगा। ये देखिए, ये सभी के लिए प्रिंटिंग का रिपोर्ट जा रहा है। ओके, नहीं, सेम लेजर प्रिंटर है आपका, लेजर या इंकजेट जो भी आपका नॉर्मल यूज हो रहा है, उस पेपर में, उस प्रिंटर में दो पेपर ट्रे होती हैं। एक तो नीचे आप इकट्ठा रिम रख देते हो, ठीक है। एक ऊपर वाली ट्रे होती है जिसमें सिंगल अलग अलग शीट्स फीड की जाती हैं। जो सिंगल शीट्स वाला है उसमें आप फीड कर सकते हो, 5 7 10 चेक वो लगा दी। और अगर आपको बहुत सारे प्रिंट करने हैं चेक, मान लो 100 चेक एक साथ प्रिंट करने हैं, तो आप नीचे वाले ट्रे में से पेपर हटा लीजिए और 100 चेक का बंडल बना के सेंटर में अलाइन करके उसे वहां पे लोड कर दीजिए। वो जो उसकी ट्रे है, उसको जब आप पुश करते हो, ठीक है, और चेक बीच में लोडेड है, तो चेक ऑटोमेटिकली दोनों तरफ से एडजस्ट हो जाएगा। वो ट्रे को दोनों तरफ से पुश नहीं करना पड़ता, एक तरफ से पुश करते हैं तो दूसरी तरफ से वो अपने आप खींची चली आती है, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीपल चेक्स भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, ये था चेक प्रिंटिंग फीचर, ये यहाँ पे दिया गया है। चेक प्रिंटिंग रिपोर्ट में वो सारी ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं जो आपने पेमेंट एंट्रीज डाली थी, क्योंकि प्रिंट जो करना है चेक का वो पेमेंट एंट्रीज का ही होगा ना, जो बैंक से पेमेंट डाली गई है, ठीक है। वो सारे ऑप्शंस यहाँ दिखाई देंगे। ये था चेक प्रिंटिंग। अब है चेक रजिस्टर। सर इसमें कीबोर्ड से भी मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने स्पेस स्पेस से। स्पेस दबाते जाएं और डाउन एरो करते जाएं तो मल्टीपल सिलेक्शन हो जाए। अब यहाँ देखिए चेक रजिस्टर के अंदर क्या दिखा रहा है आपको। आप जब भी मैनुअली किसी को चेक इशू करते हो, तो चेक इशू करते समय पार्टी को चेक देने से पहले आप उसका काउंटर फॉइल, जो आपके चेक बुक के साथ में 2 या 3 पन्ने दिए गए होते हैं, उस पर आप लिखते हो किस डेट को कौन सा चेक नंबर किस पार्टी को दिया, कितने अमाउंट का है। वो इन्फॉर्मेशन जो आप अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास रखते हो, वो इन्फॉर्मेशन चेक रजिस्टर कहलाती है, ठीक है। ताकि जब सब चेकबुक खत्म हो जाए तो उसमें से हम देखना चाहें कौन सा चेक नंबर किसे दिया था, तो हमें पता लग जाता है। अब टैली ने भी यही काम किया, आपके लिए चेक रजिस्टर मेंटेन कर दिया। जब आप किसी को पेमेंट का एंट्री डालते हैं, ठीक है, तो चेक रजिस्टर बन जाता है। अब वो दिखा रहा है कि इस वाले बैंक के कितने चेक अवेलेबल हैं, नहीं अवेलेबल। 319 एंट्रियां ऐसी हैं जो रिकनसाइल हुई पड़ी हैं और एक अनरिकनसाइल्ड। टोटल 320 चेक्स का डिटेल है यहाँ पे। ये 319 चेक हमने क्लिक किया, एंटर किया, तो ये देखिए ये हमें हर एक चीज की जानकारी दे रहा है। कौन सा नंबर चेक किस डेट को किस पार्टी को दिया गया, किस वोचर टाइप में एंट्री डाली गई, उस वोचर टाइप का नंबर क्या है, और वो चेक के ऊपर क्या डेट लिख के दी गई है, ठीक है। इस तरीके से स्टार्टिंग से एंड तक जो भी पीरियड है आपका, वहां पे आपको सारे चेक्स दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन से चेक कब किसको इशू किए गए, ठीक है। अभी साइड में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चेक का स्टेटस, आपको कौन से चेक्स देखने हैं। मुझे वो चेक्स देखने हैं जो रिकनसाइल हो चुके हैं, तो ये रिकनसाइल दिखा रहा है। आपको वो चेक्स देखने हैं जो अभी अनरिकनसाइल्ड है। अनरिकनसाइल्ड का मतलब मैं तो इशू कर चुका हूं, बट अभी तक उसकी एंट्री बैंक में नहीं आई है, वो क्लियर नहीं कराया पार्टी ने। कैंसल्ड चेक, मेरे पास कितने ऐसे चेक्स पड़े हैं जो मैंने कैंसिल करके रखे हुए हैं, ओके। ऐसे ही स्टेटस में जाके कितने ऐसे चेक्स हैं जो ब्लैंक चेक हमने किसी को इशू किया हुआ है, कितने ऐसे चेक हैं जो मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। तो ये सारे स्टेटस आप यहाँ से फिल्टर करके देख सकते हैं, ओके। बेसिस ऑफ वैल्यू में स्केल फैक्टर दिखाई दे रहा है, ये कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता हमारे लिए। आप क्विक सर्च के थ्रू
किसी पार्टी को कोई चेक दिया गया था, आपने कहा ये मैं 0688 वाला नंबर जो है वो सर्च करना चाहता हूँ, तो एंट्री 1 सेकंड में आपके सामने आ जाएगी। ये फीचर कब काम में आता है? जब मुझे कोई एक पर्टिकुलर चेक नंबर ढूंढना है कि उसका क्या स्टेटस है, वो चेक क्लियर होके गया या नहीं गया, या ये चेक नंबर मैंने किसे इशू किया था, ये देखने के लिए हम क्विक सर्च के थ्रू पूरे रजिस्टर में से ढूंढ सकते हैं। जब हम मैनुअल चेक इशू करते हैं तो इस टाइप से उस चेक को ढूंढ पाना थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होता है। चेक बुक्स कभी 20 के पैकेट में आती है, 25 में आती है, 50, 100, 200 चेक वाली चेक बुक्स आती हैं, इससे ज्यादा बड़ी चेक बुक्स नहीं आती हैं। मगर टैली के अंदर आप सैकड़ों हजारों चेकों का रिकॉर्ड रख सकते हैं। मान लीजिए किसी को आपने 2 महीने पहले चेक इशू किया था, वो पार्टी आके खड़ी होगी आपके पास कि भाई साहब हमने वो चेक पास नहीं कराया, हमारा वो चेक गुम हो गया, आप प्लीज दोबारा इशू कर दो। तो हम ऐसे तो नहीं इशू करेंगे, हम सबसे पहले उस चेक को वेरीफाई करना चाहेंगे कि वो चेक हमारी बुक में से क्लियर होके गया है या नहीं गया है। अगर वो चेक रिकनसाइल्ड में मिल गया तो फिर तो हम उसका दूसरा नहीं देंगे क्योंकि वो क्लियर होके जा चुका है। बट अगर वो चेक अनरिकनसाइल्ड में मिलता है तो हम सेफली उसका दूसरा चेक इशू कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके लिए अगर मैनुअल चेकबुक इशू होती तो उसमें से ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2 महीने में हो सकता है कि मेरी 5 चेकबुक खत्म हो चुकी है, मुझे मैनुअली उनमें से ढूंढना पड़ता। और यहाँ पे उसके आते ही उसने चेक नंबर बताया, हमने 1 सेकेंड लगाया और ढूंढ के फाइनल कर लिया कि ये वाला चेक अभी रिकनसाइल्ड है या नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे असाइन चेक रेंज है। असाइन चेक रेंज, ये देखिए ये लिंक कर रहा है उनको, जो चेक नंबर्स आपने काट रखे हैं तो चेक रेंज असाइन किया इसने। मल्टीपल बैंक्स हैं तो मल्टीपल बैंक्स के भी चेक रजिस्टर बनाए जा सकते हैं। ओके। अब एक बार हम वापस उसी पे चलेंगे, हमारा जो बैंक का लेजर था कोटक बैंक। अब कोटक बैंक में ये देखिए आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था, सेट ऑल्टर रेंज फॉर चेक बुक्स। यस कीजिए। ये ऑप्शन क्या है? जब भी आप पेमेंट करते हैं किसी को, उसमें इंस्ट्रूमेंट नंबर लिखना पड़ता है, मैनुअली टाइप करना पड़ता है। मैनुअली टाइप करते समय वो नंबर गड़बड़ हो सकता है क्योंकि 6 डिजिट होते हैं, क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, संभावना रहती है। तो उसके लिए टैली ने क्या कहा, आप टैली को बता दीजिए कि आपके पास कितने चेक्स हैं। मैंने कहा 1 से लेके 100 तक चेक है मेरे पास, ये 100 चेक्स अवेलेबल हैं। ठीक है। बुक 1 इसका नाम रख दिया मैंने। ओके। बुक ओके। ये देखिए इस तरीके से हमने 2 चेक बुक इशू करा लिए हैं। इसका क्या बेनिफिट मिलता है? अब मैं पेमेंट करने जाता हूँ कोटक से, मैं कोई भी पार्टी सिलेक्ट करता हूँ, मैंने कहा मुझे इसको 5,000 रुपया देना है। ओके। यहाँ पे देखिए चेक रेंज में ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया 1 नंबर चेक। अब यहाँ पे गलती की संभावना खत्म हो गई। और मैं यहाँ पे जाके ये भी बता सकता हूँ कि मैंने उसको कौन से वाली चेक बुक में से चेक दिया है, पहले वाली में से या दूसरे वाली में से। और ये देखिए 1 नंबर चेक हमने इसको इशू कर दिया, और अगर हम दूसरा चेक इशू करते हैं किसी और पार्टी को या सेम पार्टी को 25,000 रुपये, ऑटोमेटिकली 2 ले गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री भी फास्ट हो गई और एक्यूरेसी भी मेंटेन हो गई। उसके साथ जैसे ही आप ये ट्रांजेक्शन सेव करते हैं तो चेक प्रिंटिंग की ऑप्शन भी साथ के साथ मिल गई। अगर आप पेमेंट एंट्री के साथ ही चेक प्रिंट करना चाहते हैं तुरंत कर सकते हैं, और अगर बाद में जाके इकट्ठे एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो बैंकिंग के थ्रू चेक प्रिंटिंग में जाके कर सकते हैं।
अब देखिए बैंकिंग में चल के हम इन दो चेक बुक्स का रजिस्टर चेक करते हैं। ये देखिए, ये बता रहा है कोटक बैंक के इस समय पे 198 चेक्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से? बुक 1 के 98, बुक 2 के 100 चेक्स अवेलेबल है। ये जो 98 वाली है, इस पर एंटर करता हूं मैं। ये देखो, ये वाले चेक्स अवेलेबल दिखा रहा है। ओके, चेक स्टेटस अवेलेबल दिखाओ, अनरिकनसाइल्ड दिखाओ। ये दो एंट्रियां ऐसी हैं जो भी अनरिकनसाइल्ड है। हमारी तरफ से चेक इशू किए जा चुके हैं, बट बैंक की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये चेक उसने पास करा लिए या नहीं कराए। समझ रहे हैं आप? तो ये चेक रजिस्टर ऑप्शन था। पोस्ट डेटेड समरी, अगर हमारे पास कुछ पोस्ट डेटेड चेक्स आए हुए हैं या हमने इशू किए हुए हैं तो वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। हमने ऑलरेडी इस पे बात किया हुआ है। ओके, पोस्ट डेटेड चेक्स में कितने अमाउंट के और कितने चेक्स हमारे पास आए हुए हैं या हमने इशू किए हुए हैं, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे देता है। पोस्ट डेटेड चेक को हम मार्केट में कॉमनली पीडीसी नाम से यूज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि पीडीसी दे दो। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक। इसके बाद है डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट स्लिप होती है जमा पर्ची। जमा पर्ची कौन सी? कोटक बैंक की। ठीक है, ये दीजिए आपने कोटक बैंक में, ये बैंक में जो आपके चेक आए हुए थे, जमा तो वो कराएंगे ना जो चेक हमारे पास आए हुए थे। ओके, अब ये देखिए 1188 नंबर चेक आया हुआ था, इसकी मुझे डिपॉजिट स्लिप निकालनी। ये देखिए, 1 सेकेंड लगा, बस 1 सेकेंड लगा, कोटक महिंद्रा बैंक की डिपॉजिट स्लिप बन गई। उसमें 1188 नंबर चेक किस डेट का आया हुआ है। यहाँ पे बैंक नेम और ब्रांच फिल नहीं किया गया होगा, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार हम इस ट्रांजेक्शन को ऑल्टर कर लेते हैं। यहाँ हम ये लिखते हैं, ये देखिए कौन से बैंक का चेक दे गया। मान लीजिए वो एक्सिस बैंक का चेक दे गया। ठीक है, एंटर, ये सेव कर दिया। अब इसका हम डिपॉजिट स्लिप प्रिंट करके देखते हैं, तो यहाँ पे वो एक्सिस बैंक भी लिखा आ गया। ओके, बैंक में चेक जमा कराने जाते हैं तो आप ये वाली जमा पर्ची प्रिंट करके इसके साथ आपका चेक स्टेपल कर दो और जाके बैंक के ड्रॉप बॉक्स में डाल दो। कोई भी बैंक इस प्रकार की डिपॉजिट स्लिप लेने से मना नहीं कर सकता। ज्यादातर बैंक बोलते हैं कि हमारी पर्ची में जमा कराओ, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप ये डिपॉजिट स्लिप प्रिंट करके भी उसके साथ डिटेल फिल करनी होती है। वो डिटेल हम पूरी की पूरी दे रहे हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। सिंगल करने के लिए भी मान किया है, नॉर्मल पेज में लिख रहे हैं, वो भी बन सकता है। हाँ, ये भी चल जाएगी व्हाइट पेपर पे निकाल के। और ये देखो नीचे देखो, ऊपर वाली कॉपी बैंक के लिए है और नीचे वाली कॉपी कस्टमर के लिए है। ये आपने जो चेक जमा कराया इस पे साइन स्टैम्प करा के ले आइए वापस। ये प्रूफ है कि आपने वो चेक बैंक को हैंडओवर कर दिया है। तो ये हमारी बैंक की डिपॉजिट स्लिप आ गई। ओके, अब आता है डिपॉजिट स्लिप के अंदर। देखते कि ना मतलब ये जैसे पार्टी से हमने वो चेक आया, हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, वो तो उसमें डालना होता है, बॉक्स चेक बॉक्स में डालना होता है सर। बेटा उस चेक के ऊपर आपका अकाउंट नंबर तो नहीं लिखा हुआ ना, आपकी फर्म का नाम लिखा हुआ है। अब उसके ऊपर आपका बैंक का अकाउंट नंबर डालोगे आप। अगर किसी वजह से आपका वो बैंक चेक क्लियर नहीं होता तो उस पर फोन नंबर लिखना भी जरूरी है। तो वो डिटेल्स आप उसमें फिल करके देते हो डिपॉजिट स्लिप के ऊपर अच्छा, कि ये वाला चेक जो मैं यहाँ डाल रहा हूँ इस बैंक के इस अकाउंट नंबर में जमा कर देना। ठीक है, तो अब अकाउंट पे ही शुभम, चेक नहीं होता सर ये। अकाउंट पे ही तो होते हैं। शुभम घर के नाम से तो 10 खाते हैं उनके पास, कौन से वाले में डालूं? वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि शुभम घर के कौन से खाते में डालें? बालाजी ट्रेडिंग कंपनी 5 खाते हैं बैंक में, किस वाले बालाजी ट्रेडिंग कंपनी का चेक है ये? उन्हें कैसे पता लगेगा जब तक आप अपनी डिपॉजिट स्लिप फिल करके नहीं दोगे। ठीक है, इस तरीके से ये डिपॉजिट स्लिप आ गई। ऐसे ही कैश डिपॉजिट स्लिप भी होता है।
चलिए उस पर हम बात करते हैं। पेमेंट एडवाइस क्या होता है? पेमेंट एडवाइस होता है आपके सप्लायर का जो बिल आया हुआ है, आप उसे पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है, ये आपने सिलेक्ट किया और इसकी आपको पेमेंट एडवाइस निकालना है। ये पेमेंट एडवाइस बन गया, आपका लेटर हेड बन गया, पार्टी के नाम एक लेटर लिखा गया, उसको हम ये लिख रहे हैं कि सर ये हम आपको पेमेंट भेज रहे हैं जो कि आपके इस बिल के अगेंस्ट एडजस्ट हो रही है। ऊपर उसके बिल की डिटेल दे दी हमने और नीचे हमने पेमेंट डिटेल दे दी कि हम कौन से चेक के थ्रू आपको पेमेंट भेज रहे हैं। इसका लेटर हेड जैसा बन गया, ये प्रिंट आउट निकालिए और भेज दीजिए कंपनी को। आजकल ये चलन कम हो गया है क्योंकि आजकल हम पेमेंट्स चेक से भेजने की बजाय एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस करने लग गए, ठीक है। बट फिर भी टैली में प्रावधान पिछले कई सालों से है। ओके, इसके बाद आता है बैंक रिकंसिलेशन। बैंक रिकंसिलेशन में क्या फर्क होता है? बैंक रिकंसिलेशन का मतलब है कि आपने जो टैली में एंट्रियां डाल रखी हैं उसको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मंगवा के उसके साथ आप वेरीफाई कर चुके कि हाँ ये ट्रांजेक्शन्स क्लियर हुए या नहीं हुए। समझ रहे हो आप? अब ये वाली एंट्री श्रेयांश ऑटो वाली हमने रिसिप्ट डाल रखी है 19 मई को टैली में। अब चेक के ऊपर भी 19 मई लिखा था, आपको क्या लगता है ये बैंक में 19 मई को क्लियर हो गया होगा? नहीं। जब भी हम बैंक के ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं तो कई बारी सेम डे या कई बारी एक दो दिन के बाद जाके वो चीजें क्लियर होती हैं। हमारी बुक्स में उसकी डेट है 19 मई, हो सकता है बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो 21 मई को क्लियर हुआ हो, 22 मई को क्लियर हुआ हो, तो वो डेट्स हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब नीचे देखिएगा डिफरेंस क्या है। बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स, जो आपने टैली में एंट्रीज डाल रखी हैं उसके हिसाब से, आपकी ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से आपके बैंक में 3,31,000 क्रेडिट बैलेंस है। और बैलेंस एज पर बैंक, बैंक के अनुसार आपका बैलेंस 1,12,576 रुपए डेबिट चल रहा है। बैंक के हिसाब से चलने का मतलब क्या है कि आपने जो जो एंट्रीज बता दिया कि बैंक में किस डेट को आई, ये उस हिसाब से बैलेंस निकाल रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेट बैंक डेट कर दूं, मैं ये कहता हूं कि जो डेट यहाँ लिखी गई थी उसी डेट को ही क्लियर हो गया था, ये लीजिए। तो अब देखो बैंक एज पर कंपनी बुक और बैंक एज पर बैलेंस एज पर बैंक, ये दोनों मैच कर गए क्योंकि अब हमने बता दिया है कि टैली में जितनी ट्रांजेक्शन्स डाली गई हैं वो सारी हमने रिकंसाइल कर दी, ठीक। होता क्या है, टैली में हम एंट्री डाल देते हैं, जैसे ही हमारे हाथ में पार्टी का चेक आया हमने टैली को बता दिया कि चेक आ गया है, तो चेक आते ही टैली क्या करेगी, उस पार्टी के लेजर में पोस्ट कर देगी और उसका बैलेंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देगी। बट अभी पैसे तो आए नहीं है, पैसे तो तब आएंगे जब हमारे क्लियर हो जाएगा चेक, ठीक है। तो इसलिए रिकंसिलेशन जरूरी है। टैली के अंदर ऑटो बैंक रिकंसिलेशन भी दिया गया है, जिसके अंदर मैं आपको दिखा दूं ये फीचर भी, ऑल्टर लेजर प्रोटेक्ट बैंक कीजिए और यहाँ देखिए एनेबल ऑटो बैंक रिकंसिलेशन। ऑटो रिकंसिलेशन के लिए आपसे यहाँ पे कुछ सेटिंग्स कराएगा वो। ऑटो रिकंसिलेशन क्या होता है? ऑटो रिकंसिलेशन होता है कि मैं मैन्युअली एक एक एंट्री वेरीफाई नहीं करूंगा बैंक स्टेटमेंट से। मैं क्या करूंगा, मैं नेट बैंकिंग से स्टेटमेंट डाउनलोड करूंगा बैंक की एक्सेल फॉर्मेट में, और वो टैली में एक फोल्डर डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये देखिए एक्सपोर्ट अदर्स, ये देखिए फोल्डर फॉर पेमेंट इंस्ट्रक्शंस, और इंपोर्ट में भी ये बैंकिंग के लिए न्यू स्टेटमेंट्स आपको कहाँ रखनी है, इंपोर्टेड बैंक स्टेटमेंट्स कहाँ रखनी है, ये फोल्डर का पाथ हमने डिफाइन किया हुआ है। हम क्या करेंगे, नेट बैंकिंग से स्टेटमेंट डाउनलोड करके इन लोकेशंस पे सेव कर देंगे और फिर रिकंसिलेशन में जाके बैंक रिकंसिलेशन, बैंक सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे हम इसको
ऑटो रिकनसाइल करने के लिए कमांड दे देंगे कि मुझे इसको रिकनसाइल करना है। तो हर एक घंटे मैच करेगा सर उससे अपने आप? हाँ, इसके अंदर हर बैंक की जो नेट बैंकिंग स्टेटमेंट्स हैं उसके फॉर्मेट्स पहले से ही रीड किए गए हैं। जो भी नया फॉर्मेट आता है, अगर किसी बैंक ने कोई चेंज कर दिया तो वो टैली को पता लग जाता है बैंकिंग सर्वर्स के माध्यम से। बट ये फैसिलिटी उन्हीं को अवेलेबल है जो लोग लाइसेंस यूज कर रहे हैं और उनका टीएसएस वैलिड है। ठीक है, टीएसएस मतलब? टीएसएस होता है कि 1 साल की सर्विसेज तो आपको टैली फ्री देता है, अपडेट्स, और 1 साल के बाद वो अपडेट्स पेड हो जाते हैं। 1 साल पूरा होने के बाद आपको अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराना पड़ता है 20% ऑफ लाइसेंस कॉस्ट देके, फिर आप ये जो लेटेस्ट फैसिलिटी है आपको मिलती रहती है। इस तरीके से हमने ये आज टैली लेवल 2 में बैंकिंग सेक्शन कवर किया है। प्रिंटिंग सीखी, चेक रजिस्टर सीखा, पोस्ट डेटेड एंट्रीज, डिपॉजिट स्लिप निकालना सीखा, पेमेंट एडवाइस सीखा, और बैंक रिकंसिलिएशन क्या है वो हमने समझा। इसको प्रैक्टिकली यूज कीजिएगा। कोई भी चैलेंज फेस होता है तो फिर बात करेंगे और इससे आगे हम फिर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अरे डिपॉजिट स्लिप का आप कह रहे हो सर, ये जो देते हैं मतलब